एक दिन समुद्र विज्ञानी टॉम का परिवार, उसकी पत्नी जूलिया और दो बच्चे कैसी और बेन कैरिबियन सागर में नौका यात्रा पर निकलते हैं। जबकि टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त हैं और कैसी अपने गैजेट में डूबी हुई है, जूलिया तैरने जाती है। अचानक कुछ उसे असहज कर देता है। जूलिया चारों ओर देखती है, लेकिन समुद्र हमेशा की तरह शांत रहता है। हालांकि उसे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा और खतरनाक उसके चारों ओर घूम रहा है। उसी समय नौका के उपकरण अजीब तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, परंतु टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त होने के कारण उन पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बीच जूलिया की हालत बिगड़ती है और वह डूबने लगती है। चिल्लाने पर भी परिवार नहीं सुनता और पानी उसे खींच ले जाता है। टॉम अंततः सुनकर नौका को जूलिया की ओर ले जाता है। टॉम पानी में कूदता है, बच्चों की मदद से उसे बचाते हैं। वह गुस्से में है क्योंकि वो हमेशा चेतावनी देने को कहता है जब तैरने जाते हैं। जूलिया माफी मांगती है। घटना आई गई हो जाती है। इसके साथ ही परिवार के पास खुशियां मनाने का कारण भी है। आज कैसी और बेन अपने परिवार के साथ यॉट पर होते हैं और बेन का 13वां जन्मदिन मना रहे होते हैं। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और सब उसे शुभकामनाएं देते हैं। तभी कैसी को उसका प्रेमी फोन करता है। वे तैराकी पर बात करते हैं, लेकिन अचानक एक तेज तूफान आता है। कैसी चिंतित होती है, लेकिन फोन पर उसका प्रेमी उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन देता है। अचानक फोन कट जाता है। कैसी अपने माता पिता को तूफान की जानकारी देती है। तभी सभी को झटके महसूस होते हैं और वे डेक पर भागते हैं। वहां वे देखते हैं कि विशाल व्हेल के शव यॉट के चारों ओर उभर रहे हैं। टॉम बताते हैं कि कभी कभी तूफानों के दौरान व्हेलें दिशा भूल जाती हैं, लेकिन ये नौका को धकेल रही है, जो उनके लिए खतरनाक है। टॉम पानी में गोता लगाते हैं और चोटिल होकर लौटते हैं। पता लगाने के प्रयास में प्रोपेलर पर कट खा लेते हैं। जूलिया उनके कंधे की कटाई सिलती है और टॉम बताते हैं कि नौका की शाफ्ट्स शायद पूंछ के प्रहार से मुड़ गई है। अब वहां से निकलना संभव नहीं। कैसी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती है, पर संकेत नहीं है। रेडियो भी काम नहीं करता। टॉम उनकी आपूर्ति की गणना शुरू करते हैं। लगभग 4 दिनों के लिए पर्याप्त पानी है और नहीं, लेकिन वे एक शिपिंग रूट पर हैं, इसीलिए कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढेगा। हालांकि बाहर से डरावनी आवाजें आती हैं और जब परिवार डेक पर जाता है तो वे आसमान से गिरती चमकती हुई वस्तुओं को देखते हैं। वे करीब और करीब गिरती हैं और टॉम जोखिम उठाते हुए इंजन स्टार्ट करते हैं। वह अगली उल्कापिंड से नौका को दूर करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इंजन अंततः क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगली वस्तु इतनी करीब गिरती है कि परिवार उन्हें पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के रूप में देख सकता है। एक तेज हवा चलने लगती है। नौका के यंत्र खराब हो जाते हैं और परिवार घबराकर नाव में छिप जाता है। जीवन जैकेट पहनते हुए वे खतरे का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी एक अजीब आवाज से नक्सीर और मतली होने लगती है। टॉम फ्लेयर गन से मदद का संकेत भेजता है, लेकिन व्यर्थ साबित होता है। रात में संघर्ष के बाद सुबह राहत मिलती है, मगर जोर का धमाका होता है और ये नहीं पता कि वे कैसे बच गए। परिवार देखकर अवाक रह जाते हैं जब महासागर लापता हो जाता है और उनकी नाव पत्थरीले रेगिस्तान के बीच खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद टॉम अपने परिवार को आश्वस्त करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि हर कोई नष्ट नहीं हुआ होगा। वह माप लेते हैं और महसूस करते हैं कि कंपास झूठ बोल रहा है। उत्तर वह नहीं है जहां होना चाहिए। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ध्रुव शिफ्ट हो गए हैं। इस तरह की चीज पहले भी पृथ्वी पर हो चुकी है, लेकिन बहुत समय पहले। यह पता चलता है कि समुद्र वहां खिसक गया है जहां पहले भूमि थी और संभवतः मानवता नष्ट हो चुकी है। कैसी इस रहस्योद्घाटन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और केबिन में भाग जाती है, अकेला छोड़ देने का अनुरोध करते हुए। जूलिया शेष आपूर्ति की गिनती करने जाती है, जबकि बेन आकाश में रंगीन गुब्बारे का एक गुच्छा छोड़ता है। बचे हुए लोगों की मदद की उम्मीद करते हुए टॉम रेडियो चालू करता है और संकट संकेत भेजता है। अप्रत्याशित रूप से उसे एक प्रतिक्रिया मिलती है। ये छोटे पनडुब्बी के कप्तान नाओतो से है। आपदा के समय वे गहरे पानी में थे, इसीलिए बच गए। हालांकि सभी संचार विफल हो चुके हैं और मदद की उम्मीद करना व्यर्थ है। उसके अनुसार समुद्र करीब 1 हफ्ते में लौटेगा और वह कठोर होगा। उसने उन्हें ऊंची जगह खोजने की सलाह दी। जूलिया बच्चों को सामान पैक करने का आदेश देती है। टॉम पूछता है कि क्या कप्तान उनके बच्चों को बचा सकता है। नाओटो समझाता है कि पनडुब्बी बहुत छोटी है। दुर्भाग्यवश नाओटो का साथी मर गया और वह केवल एक व्यक्ति को ही ले जा सकता है। थोड़ी समझाने के बाद टॉम नाओटो को दोनों बच्चों को ले जाने के लिए मना लेता है और वह अपने निरीक्षणांक देता है। टॉम नॉटिकल नक्शे पर एक मार्ग चार्ट करता है और कुछ दिनों में स्थान पर पहुंचने का वादा करता है। अगले दिन सुबह परिवार अपनी यात्रा पर निकलने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। टॉम डेक पर कदम रखता है और अचानक एक आदमी को कुत्ते के साथ आते हुए देखता है। वह उसकी तरफ चलता है और उसका स्वागत करता है, लेकिन नोटिस करता है कि आदमी घायल है। वह यात्री को कुछ पानी ऑफर करता है। जूलिया ने टॉम को बचाने के प्रयास में देखा कि यात्री ने उसके सीने में भाला घोंप दिया। डर के मारे जमी जूलिया को महसूस हुआ कि टॉम की मदद नहीं हो सकती। वह नौका की ओर भागी। पीछा कर रहे आदमी ने उसके हाथ को चोट पहुंचाई, लेकिन जूलिया डेक पर चढ़ गई। बच्चों ने उसकी चीखें सुनकर मदद की और मिलकर केबिन के दरवाजे बंद कर दिए। जूलिया ने कैसी और बेन को अलमारी में छुपाया और कैसी को फ्लेयर गन दी कि केवल आखिरी उपाय के रूप में
उसका उपयोग करे। इस दौरान हत्यारा दरवाजे तोड़ने में सफल हो जाता है। जूलिया बाथरूम में छिपकर अपनी चोट ठीक करती है। हत्यारा गैलरी में जाकर कुछ खाना पकड़ता है। यह साफ है कि वह भूखा है। खाना पकड़कर वह नौका में तलाश करने लगता है और जूलिया रसोई के चाकू से खुद को सशक्त करती है। हत्यारा केबिन में आता है, लेकिन जूलिया जहाज से छलांग लगाकर छिप जाती है। वह देख नहीं पाता, पर कुत्ता जूलिया पर हमला करता है, जिसे उसे मारना पड़ता है। आदमी चीख सुनता है और बाहर जाकर कुत्ते की लाश पाता है। जूलिया यॉट पर चढ़ती है, हत्यारे के जाल में फंसती है। वह उसे मारता है, गला दबाता है। कैसी देखती है, आखिरी उपाय सोचकर लेकर खोलती है और गोली चलाती है। गोली हत्यारे को गिरा देती है, लेकिन फ्लेयर से आग लगती है। जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है, गैले में छुपती है। हत्यारा घायल होकर फिर से हमला करता है, लेकिन जूलिया उसे दूर कर देती है। पैक किए गए बैग को पकड़कर कूद जाता है, जहां बेन को अपने पिता का शव मिलता है। कैसी लाश के पास दौड़ती है और उस पर रोती है। जूलिया अपने मृत पति को चूमती है, लेकिन हत्यारे को जलते हुए यार्ड से कूदते हुए देखती है तो बच्चों को ले जाकर चली जाती है। नौका उनके पीछे फट जाती है। परिवार पत्थरीली रेगिस्तान में भागता है और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में आश्रय लेता है, जहां एक झरना बह रहा है। हालांकि पानी खारा और पीने योग्य नहीं है। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ी मात्रा में पानी साझा करती है, लेकिन वह पीने से इनकार कर देता है। लड़का दोषी महसूस करता है, ये सोचते हुए कि हत्यारा इसीलिए आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। जूलिया अपने बेटे की मासूमियत का बचाव करते हुए उसे शांत करती है और बच्चों को लंबी यात्रा के लिए तैयार होने का निर्देश देती है, लेकिन वो फिर से हत्यारे को देखती है, जो उनके पीछे लगा रहता है। परिवार जल्दी आगे बढ़ता है। उसी शाम बेन एक मर चुकी शार्क पाता है, लेकिन जूलिया हत्यारे को देखकर बच्चों को भागने का आदेश देती है। वे जहरीले कचरे से भरे इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जूलिया उन्हें जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हत्यारे की उपस्थिति का एहसास करते हुए परिवार समुद्र के पुराने फर्श पर चलता है, जहां मानव निर्मित प्लास्टिक और कचरे के ढेर हैं। जूलिया देखती है कि बेन को गंभीर निर्जलीकरण हो गया है और उसे पानी की आखिरी बूंद देती है। कैसी भावनात्मक रूप से टूट जाती है, लेकिन जूलिया उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। अंततः वे एक पुराने विमान के ढांचे में पहुंचते हैं और आराम करने के लिए अंदर जाते हैं। जूलिया परिवार की आखिरी तस्वीर देखती है और टॉम से पहली मुलाकात की कहानी साझा करती है। उन्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है, जो उसके अस्पताल में हुआ, जहां टॉम को असफल गोताखोरी के बाद विषाक्तता से लाई गई थी। बच्चे अपने पिता को याद करके रोते हैं और उन्हें अपनी अंतिम विदाई देते हैं। रात में कैसी एक आवाज से जागती है और हवाई जहाज के पास बैठने के लिए बाहर जाती है। अंधेरे से हत्यारा उसकी ओर आता है, इस बात से अनजान की लड़की चारा बनकर कार्य कर रही है। जैसे ही वह उसे पकड़ने की तैयारी करता है, जूलिया उस पर हमला करती है, चाकू से आदमी को घूंप देती है। सुबह होने पर परिवार अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि हत्यारे के शरीर को लूटा गया है। एक संकेत है कि रेगिस्तान में मनुष्यों से भी अधिक खतरनाक कुछ है। जूलिया नक्शा देख रही है जब बेन अचानक दौड़ता है और खारे गड्ढे से पानी पी लेता है। जूलिया उसे खींचती है, लेकिन बेन बीमार हो जाता है। वे प्लास्टिक की कुर्सियां पाते हैं और अस्थायी आश्रय बनाते हैं। फिर जूलिया अजीब आवाजें सुनती है और बाहर कुछ देखती है जो खतरे का संकेत देता है। बिना देरी वे दौड़ते हैं और जल्द ही एक बड़ा जहाज देखते हैं यात्रा की ओर। जूलिया और उनके साथी टूटे कंटेनरों के बीच फंस जाते हैं, जबकि आसपास लोगों की चीख पुकार होती है। जूलिया मदद के लिए बुलाती है, लेकिन विशाल केकड़ों को देखकर लोग डरकर भाग जाते हैं और खुद को एक कंटेनर में बंद कर लेते हैं। जूलिया, कैसी और बेन कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। हालांकि जूलिया के पैर में चोट लगती है। केकड़े दरार से अंदर घुसकर लोगों पर हमला करते हैं। जूलिया अपने घायल पैर के चारों ओर दुपट्टा बांधती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वह घबराई हुई अकेली जागती है और जूलिया बच्चों को ढूंढने के लिए पुकारती है, पर सब गायब है। इस दौरान बुखार में तप रही जूलिया अपने घाव को सील करती है और बेन मिले हुए हथियारों की जांच करता है। कंटेनरों की खोज करते हुए उन्हें मामूली भोजन और पानी मिलता है। मृतकों में से एक की जेब से जूलिया को रेडियो मिलता है और नाउटो से संपर्क करती है। नाउटो बताता है कि उसे भी गहरे समुद्र के जीवों ने घेर लिया था। जल्द समुद्र का पानी वापस आने वाला है, इसलिए ये जीव सतह पर हैं। जूलिया अपने बच्चों के लिए मदद की गुहार लगाती है, पर नक्शा खोने के कारण रास्ता भूल चुकी है। नाव तो हरी बत्ती छोड़ता है। बेन दिशा देखता है और परिवार उस ओर दौड़ता है। जल्द ही उन्हें एक पीला पनडुब्बी दिखाई देता है, लेकिन पूर्व समुद्र तल के इलाके से वहां पहुंचना कठिन है। कैसी को अपनी मां का बच्चों को बचाने की बात नहीं भाती, लेकिन जूलिया जवाब देने से इनकार कर देती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। वे विषैले कचरे वाली घाटी पार करने को मजबूर होते हैं। एक जगह वे पत्थरों में फंस जाते हैं और जूलिया बच्चे से बिछड़ जाती है। वह कहती है, जारी रखें। कैसी मना करती है तो जूलिया भाई को बचाने की गुहार लगाती है। कैसी और बेन घाटी से बाहर निकलते हैं और सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता।
अचानक नाओतो, जो बुरी तरह से घायल है, नाव के पीछे से उभरता है। वह स्वीकार करता है कि उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं है और उन्हें सबमरीन पर चढ़ने का आदेश देता है। लेकिन कैसी अपनी मां के लिए वापस जाती है, जो उभर रहे केकड़ों से लड़ रही होती है। उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी होती है। कैसी चट्टान पर चढ़ती है, अवरोधक और अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाती है। वे सबमरीन तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। तभी केकड़े नाओतो को अपनी पकड़ में लेकर मार डालते हैं। परिवार सबमरीन पर चढ़ जाता है और तभी समुद्र की लहर क्षितिज के पार उठ जाती है। पानी सबमरीन को उठाकर चट्टानों पर खींच लेता है और जैसे ही जूलिया देखती है कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वह उसकी आंखों के सामने चमक रहा है, वह बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है, वह पाती है कि पोत रुका हुआ है। जूलिया हैच खोलती है और परिवार बाहर निकलता है और पाता है कि वे लहर द्वारा एक नष्ट हो चुके शहर में पहुंचे हैं। अच्छे विचार के बावजूद फिल्म प्रभाव डालने में विफल रही, मुख्य रूप से निर्माताओं द्वारा की गई कई गलतियों के कारण।